दिल्ली यूनिवर्सिटी के देशबंधु कॉलेज का एक लड़का, उम्र तकरीबन 20 साल, नाम राजीव गोस्वामी, गुमनाम सा चेहरा। 9 दिन की भूख हड़ताल के बाद उसने माँ को कॉल किया और बोला, हम सिर्फ तमाशा करने जा रहे हैं। फिर वो भीड़ से निकलकर सामने आता है। मिट्टी का तेल छिड़के हुए, माचिस की तीली जलती है और आग की लपटें ले लेती हैं उसे अपनी आगोश में। पत्रकारों के कैमरों ने तस्वीरें उतार लीं। अगली सुबह अखबारों के पहले पन्ने पर छपा, आरक्षण के विरोध में युवा ने खुद को लगाई आग। इस आग कांड से पहले तक उसे कोई नहीं जानता था, लेकिन उस रोज़ वो आरक्षण के विरोध का नेशनल सिंबल बन गया और देश की राजनीति 360 डिग्री पर घूम गई। और यही वो एक कांड था जिसने बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर दिया और वो खोजने लगी एक ऐसा मुद्दा जिसके सहारे वो आरक्षण की राजनीति का काट निकाल सकती थी। और वो खोज खत्म हुई थी बाबरी मस्जिद पर। बीजेपी ने देश को सपना दिखाया राम मंदिर का, सभी हिंदुओं को एक करने का। वहीं दूसरी तरफ राजनीति शुरू हुई थी मंडल वर्सेस कमंडल की। यहाँ मंडल का मतलब हुआ पिछड़ी मानी जाने वाली जातियां वर्सेस कमंडल, जो एक पानी का बर्तन होता है, हिंदू साधु सन्यासी अपने साथ में रखते हैं। मतलब एक तरफ जाति की राजनीति तो दूसरी तरफ धर्म की राजनीति। गौर करेंगे तो देखेंगे कि आज देश की राजनीति इन्हीं दो धुरियों पर घूम रही है। हम जानते हैं कि बीजेपी पार्टी बनने से पहले इसका नाम था जनसंघ, और जनसंघ के पास 3 मुद्दे हुआ करते थे। कश्मीर में आर्टिकल 370 का खात्मा, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना और भारत में पूरी तरह गौ हत्या पर बैन। लेकिन जनसंघ के किसी भी मुद्दे पर देश की जनता ने उतना उनको सपोर्ट नहीं किया था। मगर आडवाणी की रथ यात्रा के बाद इस देश में बीजेपी को बहुत सपोर्ट मिला था। जून 1989 में जब पालमपुर में अधिवेशन हो रहा था तो वहां बीजेपी ने पहली बार राम जन्मभूमि को खाली कराने और बाबरी मस्जिद को हटाने का प्रस्ताव पास कर दिया और सीटों के लिए तरस रही बीजेपी की किस्मत पलट गई। 1989 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 2 सीटों से बढ़कर 85 सांसदों वाली पार्टी बन गई। कैसे किया ये सब बीजेपी ने? कैसे राम मंदिर के सहारे वो पूरे देश पर राज करने लगी? क्या थी मंडल की राजनीति जिसके सामने बीजेपी ने कमंडल की राजनीति को रखा? और कैसे इस आग कांड ने मंडल की राजनीति में पलीता लगा दिया, जिसकी वजह से देश की राजनीति 2 हिस्सों में बट गई, मंडल बनाम कमंडल। साथ ही जानेंगे क्या 2024 का चुनाव फिर से घूम फिर कर मंडल बनाम कमंडल पर आ टिका है? अगर हाँ तो फिर इस बार कितनी अलग है मंडल कमंडल की नई लड़ाई? आज का पूरा एपिसोड इन्हीं सवालों पर है। कहानी शुरू होती है 70 के दशक से। देश के अंदर बड़ी उथल पुथल मची थी। इमरजेंसी लगी, सत्ता के विरोधियों को जेल में डाल दिया गया। 21 महीने की इमरजेंसी झेलने के बाद 1977 में चुनाव हुआ और इस चुनाव में जनता पार्टी के टिकट पर कई पिछड़े वर्ग के नेता चुनाव जीते। सरकार बनी थी मोरारजी देसाई की। मोरारजी देसाई ने बिहार की कांग्रेस सरकार को भंग करके असेंबली इलेक्शंस कराए तो बिहार में सरकार बनी कर्पूरी ठाकुर की। कर्पूरी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने देश की राजनीति के जज्बात ही बदल दिए। बिहार की सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग को 20% रिजर्वेशन देने का फैसला। बस फिर क्या था, केंद्र सरकार से भी ओबीसी के लिए नौकरियों में रिजर्वेशन की मांग उठने लगी और ये मांग रंग भी लाई। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने 20 दिसंबर 1978 को एक पिछड़ा वर्ग कमीशन का गठन किया जिसे मंडल कमीशन कहा गया, क्योंकि अध्यक्ष बनाए गए बिहार के मधेपुरा से सांसद बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल उर्फ बीपी मंडल। मंडल बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके थे। जनवरी 1979 में मंडल कमीशन ने अपना काम शुरू किया। अभी कुछ ही महीने गुजरे थे कि 1979 में ही मोरारजी देसाई की सरकार गिरा दी गई। इस सरकार के गिरने का असर हुआ कि इमरजेंसी के बाद जिन छोटी पार्टियों से मिलकर जनता पार्टी बनी थी वो बिखरते चले गए और नई बनी जनता पार्टी सेक्युलर ने कांग्रेस की मदद से सरकार अपनी बना ली। प्रधानमंत्री बने चौधरी चरण सिंह, लेकिन कांग्रेस ने समर्थन वापस लिया और चौधरी की सरकार 4 महीने में ही चल बसी। 22 अगस्त 1979 को राष्ट्रपति एन संजीवा रेड्डी ने लोकसभा भंग कर दी और फिर जनवरी 1980 में मिड टर्म इलेक्शन कराने पड़े। सेंटर में फिर से इंदिरा गांधी की सरकार आ गई। चुनावी नारा दिया गया था, काम करने वाली सरकार को चुनिए। और ये नारा इसलिए काम कर गया क्योंकि तमाम दलों ने जुड़कर जो सरकार बनाई थी वो सिर्फ बातें और वादे करती रह गई। खैर, इस चुनाव में कांग्रेस को सीटें मिली थी 353। तो इमरजेंसी के बाद वाला गैर कांग्रेसी वक्त देश में बहुत उथल पुथल वाला रहा। अब हम लौटते हैं मंडल कमीशन पर।
1978 में मंडल कमीशन बना था और दिसंबर 1980 में मंडल कमीशन ने अपनी पहली रिपोर्ट उस वक्त के होम मिनिस्टर रहे ज्ञानी जैल सिंह को सौंप दी। इस रिपोर्ट में सभी धर्मों के पिछड़े लोगों को शामिल किया गया था। 3,500 से भी ज्यादा पिछड़ी जातियों की पहचान मंडल कमीशन ने की थी। इन जातियों को गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में 27% रिजर्वेशन देने की सिफारिश की गई थी, मगर इंदिरा गांधी की सरकार ने उन सिफारिशों को फाइलों में ही कैद करके छोड़ दिया। कोई एक्शन नहीं लिया गया। बीपी मंडल विधायक बनने से लेकर सांसद, मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री तक बने, मगर उन्हें इतिहास में इन्हीं सिफारिशों की वजह से पिछड़ा वर्ग के नायक के तौर पर याद किया जाता है और ओबीसी को उनकी संख्या के हिसाब से हक देने की बात को ही सियासी गलियारों में मंडल की राजनीति कहा गया। कांग्रेस ने कोई एक्शन मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर नहीं लिया। कई सालों तक रिपोर्ट पड़ी रही, लेकिन फिर आया साल 1988-89। राजीव गांधी तब भारत के प्रधानमंत्री थे। अचानक कांग्रेस सरकार बोफोर्स और HDW पनडुब्बी डिफेंस डील में दलाली को लेकर विवादों में आ जाती है। राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं वीपी सिंह, लेकिन वीपी सिंह कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं। इसके बाद एक बार फिर राजनीति में नया चैप्टर शुरू होता है। ये वो दौर था जब देश की जनता टीवी पर रामानंद सागर के टीवी सीरियल रामायण को देखकर मंत्रमुग्ध थी। रामायण का क्रेज ऐसा था कि टीवी पर जब रामायण शुरू होती तो सड़कों पर सन्नाटा होता था और जैसे ही पर्दे पर राम के किरदार में अरुण गोविल दिखते तो लोग हाथ जोड़कर बैठ जाते थे। दर्शक इस तरह भक्ति में डूबे थे कि अरुण गोविल को भगवान राम का अवतार ही मानने लगे थे। उससे पहले 1986 में राजीव गांधी राम मंदिर का ताला खुलवा चुके थे, यानी राम राजनीति में दाखिल हो चुके थे। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में भले ही कांग्रेस नहीं गई हो, लेकिन बाबरी के गिरने में और राम मंदिर के बनने में कांग्रेस ने भी भूमिका निभाई है। मिनिस्टर रहे मणिशंकर अय्यर अपनी ऑटोबायोग्राफी मेमोयर्स ऑफ अ मैवरिक द फर्स्ट 50 ईयर्स में लिखते हैं, राजीव गांधी की वजह से राम मंदिर का मुद्दा केंद्र में आ गया था। आर.के. धवन के कहने पर राजीव गांधी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया, लेकिन 1988 में राजीव गांधी की सरकार बदल गई और राम मंदिर के मुद्दे को बीजेपी ने लपक लिया और उसको तेज धार देने में लग गई। राजीव गांधी की सरकार गई तो 2 दिसंबर 1989 से शुरू हुआ वीपी सिंह का राज। वीपी सिंह की लीडरशिप में जनता दल की बुनियाद पड़ी। तब जनता पार्टी, जनमोर्चा और लोक दल का जनता दल में मर्ज हुआ। वीपी सिंह कुछ और दलों के समर्थन से प्रधानमंत्री बन गए। वीपी सिंह भी मंडल कमीशन की सिफारिशों को सरकार की तरह ठंडे बस्ते में डालना चाहते थे, लेकिन बीजेपी के हाथ तो श्री राम आ चुके थे। राम मंदिर की पॉलिटिक्स का उभार भी होने लगा था। राजीव गांधी पहले ही मंदिर के ताले खुलवा चुके थे। बीजेपी ने राजीव गांधी से मुद्दा छीनने के लिए एक कदम आगे जाकर राजनीति की। जून 1989 के पालमपुर अधिवेशन में बीजेपी ने राम जन्मभूमि को आज़ाद कराने और बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया। लिहाजा वीपी सिंह पर मंडल की सिफारिशों को लागू करने का दबाव बढ़ने लगा ताकि बीजेपी के राम अलाप को रोका जा सके। 1990 में वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की पुरानी फाइल खोल दी। तारीख 7 अगस्त 1990, दिन मंगलवार। सब कुछ कमोवेश सामान्य था। शाम को कैबिनेट मीटिंग होने वाली थी। जो मंत्री दिल्ली में थे वो प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचने शुरू हो गए। मीटिंग शुरू हुई। वीपी सिंह खड़े हुए और फिर बोलना शुरू किया। मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करना हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा है और अब इसे स्टेप वाइज लागू करने का वक्त आ गया है। इसी उद्देश्य से आज मैं इस कमीशन की एक सिफारिश, जिसके अंतर्गत सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान करने की सिफारिश की गई है, उसको आप लोगों के समक्ष रखता हूं और आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आप इस पर अपनी सहमति व्यक्त करेंगे। मंडल कमीशन की बाकी सिफारिशों के बारे में बाद में सोचा जाएगा। ये वो फैसला था जो देश की तकदीर और सियासत दोनों ही बदलने वाला था। लिहाजा मीटिंग में सन्नाटा छा गया। लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव और रामविलास पासवान, ये वो नेता थे जिन्होंने इस फैसले का खुलकर स्वागत किया। लेकिन तत्कालीन रेल राज्य मंत्री और आगरा के जाट नेता अजय सिंह ने एक अलग ही सुझाव दिया। अजय सिंह बोले, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इसी में थोड़ा बहुत इधर उधर करके जनरल कैटेगरी के गरीब लोगों के लिए भी कुछ स्पेस बना दिया जाए तो कोई बवाल नहीं होगा, अन्यथा इसका विरोध हो सकता है। इस सुझाव को स्पैम मेल की तरह डस्टबिन में डाल दिया गया। प्रस्ताव पर मुहर लग गई। विपक्षी दल सत्ते में आ गए। मसला ऐसा था कि समर्थन करें तो आफत, ना करें तो आफत।
विरोध करने पर ओबीसी का वोट छिटकना तय था और समर्थन करने पर सवर्ण वोट। मगर 27% रिजर्वेशन के खिलाफ सवर्णों का विरोध सड़कों पर आ गया। इस विरोध में सबसे आगे थे स्टूडेंट्स। देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, हड़तालें होने लगी। जब सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की तो ये प्रदर्शन तेज होने लगे। अपनी बात को मनवाने के लिए लोग स्टूडेंट्स आत्मदाह करने लगे। पहला केस आया राजीव गोस्वामी का। आग के लपटों में लिपटी तस्वीर विरोध का सिंबल बन गई। इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं, 200 स्टूडेंट्स ने आत्मदाह कर लिया, जिनमें से 60 से ज्यादा झुलस जाने की वजह से दम तोड़ गए। दूसरी तरफ ओबीसी स्टूडेंट्स भी सरकार के फैसले के समर्थन में सड़कों पर उतर आए। रैलियां निकाली जाने लगी, सड़कों पर टकराव बढ़ने लगा। तब युवा वकील इंदिरा साहनी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उस वक्त चीफ जस्टिस थे रंगनाथ मिश्र। याचिका पर संज्ञान लिया गया। चीफ जस्टिस ने मंडल कमीशन की अधिसूचना पर तत्काल प्रभाव से स्टे लगा दिया। लेकिन 2-3 साल बाद कोर्ट की संविधान पीठ ने रिजर्वेशन के फेवर में अपना फैसला सुना दिया। तो इस तरह देश में मंडल की राजनीति का उदय हुआ, यानी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। विरोध प्रदर्शन का सरकार पर क्या असर हुआ, उस पर बात करेंगे। पहले जरा ये देखते हैं कि जब राजीव गोस्वामी ने खुद को आग लगाई तो उसके बाद क्या हुआ। जो बीजेपी वीपी सिंह की सरकार को समर्थन दे रही थी वो रिजर्वेशन देने के फेवर में थी या उसके खिलाफ। तो हुआ ये कि जब राजीव गोस्वामी आग में बुरी तरह झुलस गए तब उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। उस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष थे लाल कृष्ण आडवाणी। आडवाणी राजीव गोस्वामी को देखने एम्स पहुंचे, मगर उन्हें वहां सवर्ण जाति के लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा, क्योंकि बीजेपी वीपी सिंह की सरकार को बाहर से समर्थन दे रही थी। आडवाणी मौके की नजाकत को समझ गए। उन्होंने जान लिया कि अगर राजीव गांधी को सत्ता में आने से रोकना है और मंडल की राजनीति से अपने वजूद को बचाना है तो फिर कुछ ऐसा करना होगा जिससे सवर्ण उनसे खुश हो जाएं और हिंदू भी एक हो जाएं, उनको वोट करें। तभी उन्होंने राम मंदिर को अपना राजनीतिक एजेंडा बनाने की ठान ली। आरक्षण के खिलाफ बवाल होता देख अटल बिहारी वाजपेयी ने वीपी सिंह की सरकार को फैसले पर फिर से सोच विचार करने को बोला और धमकी दी कि अगर सरकार सोच विचार नहीं करती तो वो अपना समर्थन वापस ले सकते हैं। वीपी सिंह की ये सरकार बेहद अद्भुत थी, जिसे बीजेपी का भी समर्थन था और कम्युनिस्ट पार्टी का भी। रामविलास पासवान अपनी जीवनी संकल्प, साहस और संघर्ष में लिखते हैं कि 1990 में वीपी सिंह 2 मोर्चों पर बुरी तरह घिर गए। बाहर राम मंदिर को लेकर बीजेपी दबाव बना रही थी तो भीतर चंद्रशेखर और देवीलाल की नजर उनकी कुर्सी पर थी। मंडल कमीशन लागू होने के बाद जब बीजेपी ने देखा कि रिजर्वेशन के खिलाफ सवर्णों में बेहद नाराजगी है तो उसने राम मंदिर आंदोलन को तेज कर दिया। बीजेपी समझ गई थी कि बेमेल खिचड़ी की सरकार ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। तब लाल कृष्ण आडवाणी ने साल 1990 में रथ यात्रा का ऐलान किया। सोमनाथ से 25 सितंबर 1990 को रथ यात्रा निकालने की तैयारी शुरू हो गई। वीपी सिंह संकट में आ गए। आखिर कार सेवा को कैसे रोका जाए। इस कार सेवा का मकसद था अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और हिंदुओं की जनभावना को बीजेपी से जोड़ना, ताकि मंडल की राजनीति के बीच अपने लिए जमीन बीजेपी तलाश सके। राम मंदिर को लेकर लोगों में एक तरह से भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा था। तभी विश्व हिंदू परिषद ने भी 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में कार सेवा की घोषणा कर दी। विश्व हिंदू परिषद का दावा था कि इस कार सेवा में 40,000 लोग पहुंचेंगे। गुजरात के सोमनाथ से निकलने वाली आडवाणी की रथ यात्रा कई दिनों से होते हुए 30 अक्टूबर के दिन ही अयोध्या पहुंचनी थी। स्वर्ण जयंती रथ पर सवार होकर आडवाणी अयोध्या के लिए निकले। तब उस यात्रा को बिहार में रोकने की प्लानिंग की गई। उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव। 23 अक्टूबर की रात को आडवाणी समस्तीपुर के सर्किट हाउस में थे। तभी लालू यादव ने बड़ी चालाकी से उनको गिरफ्तार करा दिया। बीजेपी ने इस गिरफ्तारी को प्रतिष्ठा का सवाल माना और फिर 23 अक्टूबर 1990 को ही बीजेपी ने वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापसी की घोषणा कर दी, क्योंकि सरकार में लालू प्रसाद यादव भी साझेदार थे। बीजेपी के समर्थन वापस लेने से सरकार गिर गई। दूसरी तरफ राम मंदिर का मुद्दा अंदर ही अंदर धधकने लगा। 30 अक्टूबर को अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद की ओर से कार सेवा होने वाली थी। इसे रोकने की जिम्मेदारी यूपी के सीएम मुलायम सिंह ने ली। मुलायम सिंह ने उस वक्त ऐलान किया, बाबरी मस्जिद पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। साथ ही कोर्ट के आदेश का पालन करने की बात भी मुलायम सिंह ने कही। तारीख थी 30 अक्टूबर 1990। कार सेवकों के साथ साधु संतों की भीड़ भी हनुमानगढ़ी की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही थी। एहतियातन अयोध्या में
कर्फ्यू लगा दिया गया था। बावजूद इसके अयोध्या में इतनी भीड़ जमा हो चुकी थी कि उसे काबू में नहीं किया जा सकता था। भीड़ बाबरी मस्जिद की तरफ बढ़ने लगी तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। कार सेवकों का एक गुट बैरिकेडिंग के करीब पहुंच गया और इसके बाद बैरिकेड्स को तोड़कर कार सेवक मस्जिद की तरफ बढ़ने लगे। तभी पुलिस को आदेश मिला कार सेवकों को आगे बढ़ने से हर हाल में रोका जाए, गोली चलानी पड़े तो चला दी जाए। पुलिस ने आदेश का पालन किया, गोलियां चलाई गईं, कई कार सेवकों की मौत हुई। उस रोज मुलायम सिंह ने बाबरी मस्जिद को तो बचा लिया, मगर उनकी इमेज मुल्ला मुलायम वाली गढ़ने में बीजेपी कामयाब हो गई और सवर्ण जातियों को अपने फेवर में खड़ा करने में भी कामयाब हो गई। यही तो उसकी मंडल कमीशन के मुकाबले राजनीति थी, राम मंदिर की राजनीति, हिंदुत्व की राजनीति। इस कार सेवा के बाद 1991 में लोकसभा चुनाव हुआ तो बीजेपी 85 से बढ़कर 120 सीट पर पहुंच गई। इतना ही नहीं, 1991 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हुआ तो मुलायम सिंह बुरी तरह हार गए और बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब रही। मुलायम के बाद कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और इन्हीं की सरकार में बाबरी मस्जिद ढहाई गई और पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी देखती रही, क्योंकि इस बार सीएम कल्याण सिंह के आदेश थे कि चाहे कुछ भी हो, अयोध्या में कार सेवकों पर गोली न चले। मैंने अधिकारियों से साफ कह दिया था कि जो करना हो सो उपाय योजना कीजिए ढांचे की सुरक्षा के लिए, क्योंकि हमने वादा किया है। लेकिन एक मैंने कह दिया था, मैंने कहा लाखों कार से वो मौजूद हैं, उन पर गोली नहीं चलेगी, ये मेरा आदेश था। और इसमें अधिकारियों का कोई कसूर नहीं है। अधिकारियों ने तो मेरे आदेश का पालन किया कि गोली नहीं चलेगी। क्यों? कि गोली अगर मैं चलवा देता तो हजारों लोग मारे जाते, स्टैम्पीड में मारे जाते, गोली से मारे जाते। बीजेपी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि चुनाव के नतीजों से उसे साफ दिख गया था कि हिंदुत्व का रंग देश पर चढ़ गया है। लिहाजा बाबरी को ढहाने का फैसला हिंदुत्व की राजनीति को और धार देने वाला था। लेकिन बाबरी विध्वंस में सिर्फ बाबरी नहीं ढही, बल्कि देश का सामाजिक ताना बाना, सेकुलरिज्म और मंडल कमीशन भी ढह गया। 1996 में आम चुनाव हुए तो 120 सीटों वाली बीजेपी 171 सीटों पर आ गई। 1998 और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप में सरकार बनी, जो 2004 तक चली और फिर 2014 से लेकर अब तक राम मंदिर का नारा उसे बुलंदी ही देता गया और इस तरह कमंडल के मुकाबले मंडल की राजनीति हार गई। लेकिन इस बार फिर सियासी धुरंधर मंडल बनाम कमंडल 2.0 होने की बात कह रहे हैं। ये कहने की वजह भी साफ दिख रही है। राम मंदिर के बाद काशी मथुरा के नारे बुलंद किए जाने लगे हैं। बीजेपी न महंगाई की बात कर रही है, न रोजगार की, न नौकरियों की, न अस्पताल की, न स्कूल की। बस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को इतना बड़ा बना दिया गया कि अब अगर कोई उस पर सवाल करे तो बीजेपी उसे राम विरोधी साबित कर रही है, कर देगी। कांग्रेस के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराने पर बीजेपी का कांग्रेस पर प्रहार। स्मृति ईरानी बोली कांग्रेस का राम विरोधी चेहरा उजागर। दूसरी तरफ कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया गठबंधन बना है, जिसमें 28 पार्टियां शामिल हैं। इनमें क्षेत्रीय दल भी शामिल हैं और इन दलों ने सभी वोटरों को लुभाने के लिए जाति का कार्ड खेल दिया है। जिस बिहार से सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर की सरकार ने ओबीसी को रिजर्वेशन दिया था, उसी बिहार में एक बार फिर सबसे पहले जाति जनगणना करा दी गई है। 84% लोग ओबीसी हैं। कास्ट सेंसस पर राहुल गांधी ने भी साफ बोल दिया है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो क्या इतिहास ने फिर से खुद को दोहरा लिया है? क्या इस बार बीजेपी के कमंडल की काट में विपक्ष मजबूती से मंडल की राजनीति करने जा रहा है? क्या होगा इसका असर, ये जानने से पहले उन लोगों का हाल जान लेते हैं जो मंडल की राजनीति करने वाली वीपी सिंह सरकार में शामिल थे। उनका क्या हुआ? जब कमंडल की राजनीति को बीजेपी ने धार दी तो वीपी सिंह की सरकार गिर गई। कांग्रेस से अलग होकर जनता दल बनाने के बाद 11 महीने ही वीपी सिंह प्रधानमंत्री के पद पर रह सके। चंद्रशेखर की अगुवाई में पहली बार जनता दल टूटा। चंद्रशेखर ने अलग जनता दल समाजवादी नाम से अपनी पार्टी बना ली। अब कांग्रेस ने चंद्रशेखर को समर्थन दिया और सरकार बना ली, लेकिन चंद्रशेखर भी सिर्फ 4 महीने ही सरकार चला पाए। इसके बाद जनता दल समाजवादी का नाम बदलकर हो गया समाजवादी जनता पार्टी। जनता दल से चंद्रशेखर के साथ मुलायम सिंह यादव भी आ गए थे। उन्होंने चंद्रशेखर से अलग होकर 1992 में समाजवादी पार्टी बना ली। ये एक अलग ही टूट थी। जनता दल में दूसरी टूट 1992 में चौधरी अजीत सिंह ने की। उन्होंने जनता दल से अलग होकर राष्ट्रीय लोक दल बना लिया। तीसरी टूट हुई साल 1994 में। जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार ने जनता दल से अलग होकर समता पार्टी बना ली। समता पार्टी बने अभी 2 ही साल हुए थे कि चौथी टूट हो गई जनता दल में। 1996 में इस बार कर्नाटक के नेता रामकृष्ण हेगड़े ने जनता दल से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने लोक शक्ति नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली। टूट का ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। 5वीं टूट हुई 1997 में। इस बार लालू प्रसाद यादव ने जनता दल से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी की स्थापना की। 1 साल बाद ही 6ठी बार जनता दल टूट गया। इस बार ओडिशा में नवीन पटनायक अलग हो गए।
1998 में उन्होंने बीजद यानी कि बीजू जनता दल बना लिया। 7वीं बार 1999 में जनता दल टूटा और इस टूटने तो जनता दल के अस्तित्व को ही खत्म कर दिया। जनता दल इस बार 2 हिस्सों में बंट गया। कर्नाटक के नेता HD देवेगौड़ा के नेतृत्व में जनता दल सेक्युलर बना, जबकि शरद यादव की अगुवाई में जनता दल यूनाइटेड सामने आया। तो आपने देखा कि मंडल की राजनीति करने वालों का क्या हश्र हुआ और कमंडल की राजनीति करने वालों का सितारा कैसे गर्दिश से बाहर आकर चमकने लगा। तो इस बार मंडल और कमंडल की राजनीति में क्या फर्क है? क्या राम मंदिर की राजनीति करने वाली बीजेपी इस बार मंडल की राजनीति पर भारी पड़ने वाली है? इस बार की लड़ाई अलग कैसे है? सबसे पहली बात, इस बार मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई में कांग्रेस सीधे तौर पर शामिल है, जबकि पहले वो सामने नहीं थी। आज कांग्रेस जातीय जनगणना की मांग खुलकर कर रही है। वो अलग अलग राज्यों में कई दलों के साथ गठबंधन में है। कमंडल की लड़ाई में बीजेपी के साथ रहने वाली शिवसेना यानी कि ठाकरे अब खुद मंडल की लड़ाई लड़ रही है। मंडल कमीशन के सूत्रधार माने जाने वाले रामविलास पासवान के सियासी वारिस इस बार कमंडल के खेमे में हैं। चिराग पासवान NDA का हिस्सा हैं और NDA कमंडल की राजनीति कर रहा है। इस बार की लड़ाई में धुरंधर नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी, VP सिंह, लालकृष्ण आडवाणी, शरद यादव और मुलायम सिंह यादव जैसे नेता मैदान में नहीं हैं, जबकि ये मंडल बनाम कमंडल के मुख्य किरदार रहे हैं। और सबसे अहम बात, इस बार केंद्र सरकार में बीजेपी है, जबकि 1990 में जनता पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस भी मजबूत स्थिति में थी। मगर इस बार कांग्रेस मजबूत हालात में नहीं है। रामलला के सहारे बीजेपी यूपी और महाराष्ट्र समेत 8 राज्यों को साधना चाहती है। इन राज्यों में लोकसभा की 265 सीटें हैं। बाबरी विध्वंस के बाद इन राज्यों में बीजेपी की कम से कम 50 सीटें बढ़ी। सबसे ज़्यादा फायदा बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा में हुआ। 1991 में बिहार में बीजेपी को 5 सीटें मिली थीं। उस वक्त संयुक्त बिहार में लोकसभा की कुल 54 सीटें थीं। बाबरी विवाद के बाद बीजेपी की सीटों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। पार्टी को 1996 के चुनाव में 18 सीटों पर जीत मिली। बिहार में अभी बीजेपी के पास 17 सीटें हैं। गठबंधन दलों को मिलाकर ये संख्या 23 की है। बिहार के अलावा झारखंड को भी बीजेपी साधना चाहती है। यहाँ अभी 14 में से 11 सीटों पर बीजेपी के सांसद हैं। पार्टी इस रिकॉर्ड को बरकरार रखना चाहती है। बाबरी विवाद के बाद बीजेपी को दक्षिण के कर्नाटक में भी फायदा मिला था। कर्नाटक दक्षिण का एकमात्र राज्य था जहां बीजेपी को बाबरी ढहाए जाने के बाद 6 सीटें मिली थीं। बीजेपी फिर से इन राज्यों में अपनी पताका फहराने की कोशिश में कमंडल की राजनीति को धार दे रही है। अब सवाल उठता है कि क्या विपक्ष कमंडल की काट कर पाएगा? विपक्षी दलों की कोशिश जातीय जनगणना के सहारे बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल को साधने की रणनीति है। इन सभी राज्यों में ओबीसी जातियों का दबदबा है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में करीब 40% आबादी ओबीसी जातियों की है। बिहार की बात करें तो तकरीबन 63% के करीब ओबीसी वर्ग है। उत्तर प्रदेश में थॉमसन रॉयटर्स ने एक सर्वे किया था, उसके मुताबिक 49% ओबीसी हैं। लोकसभा चुनाव 2019 के बाद CSDS और लोक नीति ने एक सर्वे किया। सर्वे के मुताबिक 2019 के चुनाव में 44% ओबीसी वर्ग ने बीजेपी को वोट दिया, जबकि 10% ओबीसी जातियों ने बीजेपी के सहयोगी दलों के पक्ष में वोट किया। कांग्रेस के पक्ष में 15% ओबीसी लोगों ने वोट किया, जबकि कांग्रेस के सहयोगियों को सिर्फ 7% ओबीसी समुदाय का समर्थन मिला। सर्वे के मुताबिक बीएसपी को ओबीसी समुदाय का 5% वोट मिला और इस बार बीएसपी मंडल बनाम कमंडल में खामोशी इख्तियार किए हुए है। विपक्ष के लिए ओबीसी का विश्वास हासिल कर पाना मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर उस दौर में रामायण ने जनभावना को जागृत किया तो ये दौर भी सिनेमाई जादू से पीछे नहीं रहा है। कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों का निर्माण और प्रचार प्रसार किया गया जो कमंडल की राजनीति को और अधिक प्रभावी बना सकें, सवर्णों के अंदर डर पैदा कर सके, ताकि उस डर के जरिए यह साबित किया जा सके कि बीजेपी ही वो पार्टी है जो हिंदुत्व की रक्षा कर सकती है, सनातन को बचा सकती है। तब की राजनीति और अब की बीजेपी की राजनीति में फर्क साफ दिख रहा है कि बीजेपी का राम के नाम का इस्तेमाल अपनी सत्ता के लिए वो हमेशा से करती रही है, कर रही है। क्या ये बात लोगों को समझ आएगी? बीजेपी सबका साथ सबका विकास करने का दावा करती है, तो क्या वो सबका विकास करने के लिए जातिगत जनगणना कराएगी? सबका साथ सबका विकास अगर नहीं तो तब हो सकता है कि बीजेपी को कुछ नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि ओबीसी के लिए आरक्षण की जरूरत पर खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, जब तक समाज में विषमता है तब तक सामाजिक न्याय की आवश्यकता है, और इस सामाजिक न्याय को अनदेखा करके सत्ता में ज्यादा समय तक टिका नहीं जा सकता है। तभी तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को भव्य बनाने के बावजूद
बीजेपी विपक्ष की जातीय जनगणना से डरी हुई है। राम मंदिर बनने के बावजूद उसमें यह डर नजर आ रहा है, क्योंकि कब तक आप लोगों की जरूरतों को धर्म के बोझ में दबा कर रख सकते हो। कहते भी तो हैं कि भूखे पेट भजन नहीं होते। बीजेपी को डर है कहीं उसके हाथ से ओबीसी तबका खिसक न जाए, क्योंकि यही वो तबका है जो बीजेपी की बम्पर जीत में शामिल रहा है। लिहाजा ओबीसी को खुश करने के लिए ही माना जा रहा है कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे दिया। वही कर्पूरी ठाकुर जिनको कमंडल की राजनीति करने वाले गरियाते रहे, क्योंकि देश में सबसे पहले ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण व्यवस्था कर्पूरी ठाकुर ने ही लागू की थी। वही पिछड़े और अति पिछड़े लोगों के जननायक बनकर उभरे। उसके बाद ही मंडल कमीशन बना था। बीजेपी ओबीसी के मुद्दों को दबाने के लिए राम मंदिर की राजनीति करती रही। तो आज लगता है कि पासा पलट गया है। लेकिन क्या सिर्फ कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने से खुश होकर पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज बीजेपी को वोट देगा? इसमें बड़ा संदेह है, क्योंकि इन्होंने तो सिर्फ जननायक को सम्मान दिया, जबकि विपक्ष की अधिकतर पार्टियां जैसे कि आरजेडी, जेडीयू, सपा, बसपा और की राजनीति ही कर्पूरी ठाकुर की राजनीति रही है। ऐसे में पिछड़ों का कल्याण किए बिना भारत रत्न देना काफी नहीं लगता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने समझा कि कैसे जाति की राजनीति को काउंटर करने के लिए बीजेपी धर्म लेकर आई और कैसे एक दबे हुए मुद्दे को देश का मुद्दा बना दिया, जिसमें लोगों की जान गई, नफरत फैली और भारत के सेक्युलर स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ किया गया। वही एजेंडा बदस्तूर अभी तक जारी है। राजनीति हो रही है और देश की माइनॉरिटीज को निशाना बनाया जा रहा है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा और मारपीट की खबरें आ रही हैं। काशी और मथुरा में भी मस्जिदों को हटाकर मंदिर बनाने की बात की जाने लगी है। संविधान ताक पर रख दिया गया है। लोकतंत्र भीड़ तंत्र में बदल रहा है। जनता के नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के फिलहाल अच्छे दिन आ गए हैं। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर? कमेंट करके बताएं। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।